Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। अब सवाल ये है कि ये चैप्टर इतना खास क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है बेसिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो आपके बायो के बाकी सारे चैप्टर्स को समझना बहुत ही आसान होगा। इस चैप्टर के अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें हम टोटल 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ब्रॉड है। पहला इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज अ सेल, देन सेल थियरी क्या है, सेल थियरी के साथ कितने साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं और उन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, देन एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का बेसिक ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू मतलब बोले तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। देन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन से पहले एनसीईआरटी में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिगर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और वो आउटस्टैंडिंग फिगर कौन है? जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में एक आउटस्टैंडिंग फिगर है एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज रामचंद्रन प्लॉट, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में है, मीन्स स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के फील्ड में इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है। वो क्या है? रामचंद्रन प्लॉट। इनके अलावा इन्होंने कोलेजन प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है और ये पेपर पब्लिश हुआ था किसमें? नेचर में इन 1954 में। And his analysis of a lot conformation of protein through the use of Ramchandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1922 में in a small town not far from Cochin on south western coast of India। इनके फादर की बात करें तो ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एट लोकल कॉलेज। इसकी वजह से इनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस हो गया, वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ही आ गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स, रामचंद्रन ग्रेजुएटेड इन 1942 as the top ranking student in BSc Honors Physics course of University of Madras। इन्होंने BSc ऑनर्स किया फिजिक्स से, कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। इसके बाद इन्होंने PhD किया, कहां से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन 1949। जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे थे तो ये लिनस पॉलिंग से मिले। लिनस पॉलिंग का वर्क क्या था? प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया एंड देन ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 ऑन 7 अप्रैल 2001। सो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा होते हैं मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ चीजों को देखें तो हमें दो चीजें दिखती है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है सेल का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में बस एक डिफरेंस है, वो है सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं होता है। सो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सवाल ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर नाम से ही समझ में आता है। यूनिसेलुलर दो वर्ड से बना है, यूनी एंड सेलुलर। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है सिंगल।
सो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है, सेलुलर मतलब सेल, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, डाई-एटम्स यूनिसेलुलर है। वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये भी दो वर्ड से बना है, मल्टी एंड सेलुलर, मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। सो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फंजाई में सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सो अभी तक हमने इसमें क्या समझा, इसमें हमने ये समझा कि हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें दो तरह की चीजें दिखती है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो इसमें सेल होते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं होते, दोनों में डिफरेंस बस एक ही है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, लेकिन वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर देन वन सेल के बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, बैक्टीरिया, डाई-एटम्स। वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। अब सवाल ये है कि सेल क्या होता है, सेल क्या है, व्हाट इज ए सेल। तो सेल को समझने के लिए हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अभी हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वन सेल के बने होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं। और सिंगल सेल के बने हुए होने के बावजूद भी इसमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है, एक सेल के बने होने के बाद भी इनमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, मीन्स इनके अपने काम के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इंडिपेंडेंटली लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारे के सारे हो गए लाइफ के इसेंशियल प्रोसेसेस, मींस लाइफ के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दैट इज इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों शो करता है, क्योंकि ये लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शंस खुद ही परफॉर्म करता है। एंड इम्पोर्टेंट क्या है कि अब ये एक सेल से कम कुछ भी होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग परफॉर्म नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है ये सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सो सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि सेल क्या है। सेल क्या है ये समझने के लिए हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को समझा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल के बने होते हैं और एक सेल के बने होने के बावजूद भी ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि ये अपना सारा काम खुद करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट
नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ अब आते हैं डिस्कवरी पे। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, दूसरा साइंटिस्ट है एवी लीवेनहुक जिनको एंटन वॉन लीवेनहुक बोलते हैं, एंड देन थर्ड साइंटिस्ट जो है रॉबर्ट ब्राउन है। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या है? रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से। दूसरा एंटन वॉन लीवेनहुक की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय देन रॉबर्ट हुक, देन अगर क्वेश्चन ये आया फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, इट इज एंटन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुछ लिविंग सेल्स जो जिनमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी थी उनको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। उनको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था अंडर हिज ओन डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। कुछ लिविंग सेल्स जिनमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी थी उनको खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था। वो लिविंग सेल्स कौन थे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसी। देन दो थर्ड साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Then invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. सेल के सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में हमें कब समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई। देन सेल थियरी पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। सेल थियरी की अगर हम बात करें तो सेल थियरी के साथ 3 साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं। सेल थियरी के साथ कितने साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं? सेल थियरी के साथ 3 साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं। पहला साइंटिस्ट एम स्लीडन जिनको मैथ्यू स्लीडन बोलते हैं। जो सेकंड साइंटिस्ट हैं वो थियोडोर स्वान है। जो तीसरे साइंटिस्ट हैं वो रुडोल्फ वर्चो हैं। ये 3 साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं कि सेल थियरी जब भी वर्ड आएगा आपको 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला एम स्लीडन, दूसरा थियोडोर स्वान एंड तीसरा रुडोल्फ वर्चो। यही 3 साइंटिस्ट हैं जो सेल थियरी के साथ एसोसिएटेड हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनको एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। मैथ्यू स्लीडन की अगर हम बात करें तो मैथ्यू स्लीडन क्या थे? जर्मन बोटैनिस्ट। ये जर्मनी के थे और ये बोटैनिस्ट थे। बोटैनिस्ट कौन होते हैं? बोटैनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। सो मैथ्यू स्लीडन क्या थे? मैथ्यू स्लीडन बोटैनिस्ट थे और क्योंकि ये जर्मनी के थे इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जर्मन बोटैनिस्ट। क्या बोलते हैं? जर्मन बोटैनिस्ट। सब लोग याद करेंगे मैथ्यू स्लीडन क्या थे? जर्मन बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे साइंटिस्ट जो प्लांट की स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या किया था? 1838 में बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी किया था। क्यों? क्योंकि ये बोटैनिस्ट थे। बोटैनिस्ट थे इसलिए इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया। जब इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किया, तो उस स्टडी से क्या पाया? उस स्टडी से ये पाया कि सारे प्लांट्स बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं और ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं ना, ये टिश्यू बनाते हैं, प्लांट के टिश्यू बनाते हैं। मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं और ये जो सेल्स हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सो मैथ्यू स्लीडन का कंट्रीब्यूशन ये था। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है। सो मैथ्यू स्लीडन क्या थे? जर्मन बोटैनिस्ट। जर्मन बोटैनिस्ट थे इसलिए इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी किया और बहुत सारे प्लांट पे स्टडी किया तो उससे कंक्लूजन ये पाया कि सारे के सारे प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं और सारे सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। ये हुआ मैथ्यू स्लीडन का स्टडी। देन आए दूसरे साइंटिस्ट इन द सेम ईयर, अप्रोक्सीमेटली सेम ईयर
ये मैथ्यू स्लीडन 1838 में थे, लेकिन थियोडोर श्वान की बात करें तो ये 1839 में आए, 1839। अब थियोडोर जो श्वान थे ये बोटानिस्ट नहीं थे, ये जूलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश के थे, इसीलिए इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बोला जाता है। अब क्योंकि जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं। और क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे इसीलिए इन्होंने काफी सारे एनिमल्स पे स्टडी किया। दे स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। और जब इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पे स्टडी किया तो इन्होंने ये पाया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, इन्होंने जो सेल्स होते हैं उसमें थीन आउटर लेयर होता है। सेल्स जो होते हैं उसमें थीन आउटर लेयर होता है। उस थीन आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थीन आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनके अलावा इन्होंने सिर्फ एनिमल्स पे स्टडी नहीं किए, इन्होंने प्लांट्स पे भी स्टडी किए। और जब प्लांट्स पे स्टडी किए तो इन्होंने ये पाया कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? एक यूनिक कैरेक्टर होता है और वो यूनिक कैरेक्टर क्या है? सेल वॉल है। सो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किन्होंने की है, तो सेल वॉल की डिस्कवरी की है थियोडोर श्वान ने। और थियोडोर श्वान ने ही बताया कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर होता है और उस यूनिक कैरेक्टर को बोलते हैं सेल वॉल। सो प्लांट सेल, एनिमल सेल पे जो स्टडी किए थियोडोर श्वान ने, उस बेसिस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। क्या किया? थियोडोर श्वान ने जो प्लांट सेल और एनिमल सेल पे स्टडी किया उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। अब इंटरेस्टिंग ये है कि वो हाइपोथेसिस क्या बोलता है? हाइपोथेसिस ये बोलता है कि प्लांट एंड एनिमल्स के जो बॉडी हैं वो सेल्स एंड सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। क्या बनते हैं? सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। मीन्स बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। बट ये स्टोरी यहीं पे इंट नहीं हुई। अब ये दोनों साइंटिस्ट साथ में आए, स्लीडन एंड श्वान। ये दोनों के दोनों साथ में आए और दोनों ने मिलकर एक थियरी फॉर्मुलेट किया जिसको बोलते हैं सेल थियरी। अब सेल थियरी का स्टेटमेंट क्या था? ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी का स्टेटमेंट ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स एंड सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। बट इस सेल थियरी का ड्रॉबैक था। सेल थियरी का ड्रॉबैक ये था कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि नए सेल कैसे बनते हैं। सेल थियरी का ड्रॉबैक क्या था? सेल थियरी का ड्रॉबैक ये था कि ये वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नया सेल कैसे बनता है, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। सो अब यहाँ पे एक तीसरे साइंटिस्ट का एंट्री हुआ सेल थियरी में। और वो तीसरे साइंटिस्ट कौन थे? तीसरे साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो, जो कि 1855 में आए। ये ईयर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो थर्ड साइंटिस्ट जो सेल थियरी से एसोसिएटेड थे वो कौन थे? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि जो न्यू सेल्स होते हैं, प्रीवियस सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। सपोज दैट कि ये सेल बना तो ये डिवाइड करेगा और ये 2 सेल बनाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा, ये 2 सेल बनाएगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी 2 सेल बनाएगा। मीन्स जो सेल है वो डिवाइड करता है और ये किससे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये किससे बनेगा? ये भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कोई होंगे उसी से ये बना होगा। मीन्स सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और उनको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया?
रुडोल्फ वर्चो ने जो सेल थियरी का ड्रॉबैक था उसको ओवरकम कर दिया। इन्होंने सेल थियरी को मॉडिफाई किया और मॉडिफाइड सेल थियरी दिया। और मॉडिफाइड सेल थियरी का स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट तो सेम था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या था? एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स। ये हमारा सेल थियरी का पूरा स्टोरी हुआ। सेल थियरी में हमने क्या पढ़ा? सेल थियरी के साथ 3 साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं। पहला साइंटिस्ट कौन है? मैथियस लिडेन, जो कि 1838 ईस्वी में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। दूसरे साइंटिस्ट थियोडोर श्वान, जो कि 1839 में आए थे। तीसरे साइंटिस्ट जो थे रुडोल्फ वर्चो, जो कि 1855 में आए थे। और ये तीनों साइंटिस्ट को ईयर के साथ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथियस लिडेन का कंट्रीब्यूशन क्या था? क्योंकि ये जर्मन बोटानिस्ट थे और ये प्लांट पे स्टडी किए थे और इन्होंने ये बताया कि सारे प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं और वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। देन थियोडोर श्वान 1839 में आए। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो पहले इन्होंने एनिमल सेल्स पे स्टडी किया। एनिमल सेल्स पे स्टडी किया तो इन्होंने ये पाया कि सारे सेल्स में थीन आउटर लेयर होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बट इन्होंने प्लांट सेल पे भी स्टडी किया। जब प्लांट सेल पे स्टडी किया तो इन्होंने ये पाया कि प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर होता है, उस यूनिक कैरेक्टर को सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों की डिस्कवरी किन्होंने किया था? थियोडोर श्वान ने किया था। ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिस्कवरी इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, श्वान ने हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बनते हैं। देन ये दोनों साइंटिस्ट साथ में आए और उन्होंने एक सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया। सेल थियरी का स्टेटमेंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। देन सेल थियरी का एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि ये सेल थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नए सेल कैसे बनते हैं। नए सेल कैसे बनते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए तीसरे साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं रुडोल्फ वर्चो और इनका कंट्रीब्यूशन 1855 में था। इन्होंने क्या बताया कि जो भी सेल है, सपोज दैट कि ये सेल है तो पहले ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके नया सेल बनाएगा। इसका मतलब जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है और इनको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया, दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इन्होंने सेल थियरी जो पहले से दिया था स्लेटन एंड श्वान ने, उनको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके फाइनल शेप उसको दिया। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थियरी। और मॉडिफाइड सेल थियरी के 3 स्टेटमेंट है। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। दूसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड तीसरा, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स। नाउ एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियरी। बायोलॉजी में हमेशा एक्सेप्शन होता है तो सेल थियरी का भी एक्सेप्शन है। सेल थियरी का 3 एक्सेप्शन है। पहला, वायरसेस, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग होते हैं, बट आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म ये नॉन लिविंग होते हैं। कुछ फंजाई जैसे राइजोपस की बात करें तो राइजोपस में जो हाइफी होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं जिसको सिनोसिटिक बोलते हैं। तीसरा, मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर शीव ट्यूब्स है। देन ओवरव्यू ऑफ सेल पे आते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बीच में मेजर डिफरेंसेस पढ़ेंगे। जो टिपिकल प्लांट सेल होता है दैट इज ऑनियन पील, इसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है एज इट्स आउटर बाउंड्री, जो कि जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन होता है। सपोज दैट कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री एंड आउटर बाउंड्री जो सेल वॉल है उसके जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है, वो सेल वॉल नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
इनसाइड इच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। इसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, दैट इज डीएनए। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल्स में मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई होते हैं। सेल्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई होते हैं, और मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई को बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल्स की अगर दोनों की बात करें तो उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली जो स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, वो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है। जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। नाउ क्या न्यूक्लियस के अलावा भी कोई ऑर्गेनल्स होते हैं? यस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबडीज एंड वैक्यूल्स है। इनके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स की अगर बात करें तो राइबोसोम्स क्या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है? नहीं, राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। एंड राइबोसोम्स प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें राइबोसोम 70S का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें 70S और 80S दोनों होता है। 80S जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। 70S की बात करें तो ये 70S माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। 80S साइटोप्लाज्म में होता है। क्या साइटोप्लाज्म के अलावा भी कहीं होता है? यस, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S राइबोसोम होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम सिर्फ एक तरह का होगा 70S, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S दोनों होते हैं। 70S माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है, 80S जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे होता है। So location of ribosomes, cytoplasm within chloroplast in plants and mitochondria and on endoplasmic reticulum. Animal cells की बात करें तो animal cells contain another non-membrane bond organelles जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। और सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और इन सारे स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अगर साइज, शेप एंड एक्टिविटीज की बात करें तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल होते हैं। साइज की पहले बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल और इनकी साइज होती है लेंथ 3.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल की बात करें तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच
ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल है, इसकी डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होती है। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल इज यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे कुछ फिगर डायग्राम दिया हुआ है जिसका साइज दिया हुआ है, और इस डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। यूकैरियोटिक सेल के टिपिकल साइज की बात करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ की बात करें तो ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। व्हाइट सेल्स की बात करें तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और इस वाले डेटा को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। नाउ शेप, सेल के शेप की अगर बात करें तो वेरिएबल होता है। शेप, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने शेप को चेंज करते हैं, बट कुछ सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं प्लांट सेल हो या एनिमल सेल में, उनके शेप फिक्स होते हैं। तो वैसे सेल जो जिनका शेप चेंज होता है वो है अमीबा, WBC, ये सारे अपने शेप चेंज करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट सेल और एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स्ड होता है, जैसे पॉलीगोनल लीवर सेल क्या होता है, पॉलीगोनल। स्फेरिकल, एग ऑफ मेनी एनिमल्स। स्पिंडल शेप्ड, स्मूथ मसल फाइबर जो होता है स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इलोंगेटेड की बात करें तो नर्व सेल होता है। ब्रांच्ड, क्रोमैटोफोर्स। डिस्क्वाइडल शेप, RBC, एरिथ्रोसाइट्स। क्यूबॉइडल, जर्म सेल्स। स्टिलेट, बोन सेल्स एंड एलिप्टिकल फैट सेल। और ये कुछ डायग्राम दिया एनसीईआरटी में जो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे RBC रॉन्ड एंड बाइकॉनकेव होता है। WBC अमीबॉइड होता है। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। मेसोफिल सेल्स रॉन्ड एंड ओवल होता है। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होते हैं। नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं साइज में यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में फास्टर होता है। may vary greatly in shape and size but exhibit similar basic cellular organization। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो भले ही शेप और साइज में वेरी करेगा, लेकिन जो उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर स्ट्रक्चर को समझें तो हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। सो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे 4 तरह का होता है, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरल। बैसिलस रॉड लाइक होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है एंड स्पाइरिलम स्पाइरल होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन though प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। एंड मोस्ट प्रोकैरियोट्स की बात करें तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। नेकेड मतलब कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होता है, बट सेल के जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के जिस रीजन में, सपोज दैट कि इस रीजन में जेनेटिक मटेरियल है तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। इनके अलावा, जेनेटिक मटेरियल के अलावा, जीनोमिक डीएनए के अलावा जो कि सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए है, इनके अलावा कुछ और भी सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ और भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है और उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। और प्लाज्मिड का क्या काम है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड क्या करता है, बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है एंड वन कैरेक्टर जो है दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लाज्मिड डीएनए को
बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। प्लाज्मिड डीएनए को क्या करते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। नो ऑर्गेनल्स लाइक वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं, मींस ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70s होते हैं। बट वहीं पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेल इन्वेलप, एंड उसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप की अगर हम बात करें तो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। सेल इन्वेलप बैक्टीरिया का बहुत ही यूनिक होता है। सेल इन्वेलप में टोटल 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सेल इन्वेलप क्या है, दिस इज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस तरफ साइटोप्लाज्म है, दिस साइड साइटोप्लाज्म है, और ये है आउटसाइड। सो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म से आउटसाइड की तरफ 3 मेम्ब्रेन है और तीनों टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि टाइटली बॉन्ड है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट इनसाइड वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं सेल वॉल, एंड सेल वॉल के जस्ट इनसाइड जो लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तीनों की खास बात है, खास बात क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो म्यूकस या पॉलीसैकेराइड होगा। इसका फंक्शन की बात करें तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा एधेशन में भी हेल्प करता है। ग्लाइकोकैलिक्स सेल को तो प्रोटेक्ट करता ही है, ये एधेशन में भी हेल्प करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड थिकनेस, 2 क्राइटेरिया है, एक तो केमिकल कंपोजिशन और दूसरा थिकनेस। इन तो बेसिस पे ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्लाइम लेयर, दूसरे को बोलते हैं कैप्सूल। स्लाइम लेयर जब ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ होता है एंड ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के साथ क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्लाइम लेयर क्या होता है तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का लूज शीथ है, मीन्स ग्लाइकोकैलिक्स अब लूजली अरेंज होते हैं तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वहीं पे कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल थिक एंड टफ कवरिंग होता है और ये सेल को गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ये सेल को क्या करता है, गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया को अलाउ करता है टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। क्योंकि कैप्सूल क्या होता है, अगर बैक्टीरिया है और इसके ऊपर कैप्सूल है तो ये क्या करेगा, ये होस्ट का इम्यून सिस्टम इस कैप्सूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, होस्ट के इम्यून सिस्टम से हाइड करता है। मीन्स कैप्सूल जिसमें होगा वो क्या होगा, वो स्मूथ बैक्टीरिया होगा और वो ज्यादा पैथोजेनिक होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम होस्ट का रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। नाउ सेल वॉल। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बैक्टीरियल सेल का। ये सेल के शेप को डिटरमाइन करता है और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को मुरीन या म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इनहिबिट करता है किस चीज को, पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रैंड्स के क्रॉस लिंकिंग को। देयरफॉर सेल्स अंडरगो लाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकैरियोट्स की तरह ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं और इनका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से सिमिलर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब हम यूकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ये आउटसाइड वर्ल्ड से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ये क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है। नाउ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है
जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इस टेक्निक को डेवलप किए थे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, वैसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को टेकअप करता है, वैसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को टेकअप करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, वैसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं करता है ऑन वॉशिंग, बट ग्राम पॉजिटिव में ग्राम स्टेन रिटेन रहता है, ग्राम स्टेन निगेटिव में ग्राम स्टेन रिटेन नहीं रहता। अब इस टेक्निक का क्या फ्लो चार्ट है, क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल स्मीयर लेंगे एक स्लाइड पे, एक स्लाइड ग्लास स्लाइड पे जिसपे बैक्टीरियल स्मीयर लेंगे। अब इसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद इसको क्रिस्टल वायलेट या जेंशियन वायलेट से स्टेन करेंगे फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद क्या करेंगे, इसको वाटर से वॉश कर लेंगे। जब ये ब्लूइश पर्पल दिखेगा तो जब हम वाटर से वॉश करते हैं उसके बाद आयोडीन से स्टेनिंग करते हैं। आयोडीन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.5% सॉल्यूशन होगा। आयोडीन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आयोडीन मॉर्डेंट की तरह काम करता है। मॉर्डेंट क्या होता है, मीन्स जो ये स्टेन, जो बैक्टीरिया ये क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हुआ है, इसकी स्ट्रेंथनिंग को, इसकी बाइंडिंग को, इस स्टेन की बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जब आयोडीन स्टेनिंग करेंगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है। जब ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इस बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश कर देंगे। अब जब बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश करेंगे तो इसमें दो तरह के कंडीशन आएंगे। पहला, कुछ बैक्टीरिया तो स्टेन को रिटेन करेगा जो कि कैसा दिखेगा, ब्लूइश पर्पल, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन करेगा, जो बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल दिखेगा, उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेन को क्या करते हैं, रिटेन नहीं कर पाते और वो कलरलेस दिखते हैं, तो उस बैक्टीरिया को फर्दर काउंटर स्टेन करते हैं दूसरे स्टेन से जिसको बोलते हैं सफ्रानिन। जब सफ्रानिन से स्टेन करते हैं तो क्या होता है, पिंक कलर अपीयर होता है और उस बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब सवाल ये है कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों है। इन दोनों में स्टेनिंग का डिफरेंस जो है वो बिकॉज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, और लाइपोपॉलीसैकेराइड की वजह से ये जो क्रिस्टल वायलेट है स्टेन ये रिटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये लिपिड होते हैं जो इसकी वजह से ये रिटेन नहीं कर पाता और जब अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वॉश हो जाता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ये आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये रिमेन कलर्ड ब्लू होते हैं और पर्पल होते हैं विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। लेकिन ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो ये रिटेन नहीं करता स्टेन को जब इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं। ग्राम पॉजिटिव का आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की थिकनेस की अगर हम बात करें तो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होते हैं, इसकी थिकनेस 8 to 12 नैनोमीटर थिक होती है। वॉल ग्राम पॉजिटिव की स्मूथ होती है बट ग्राम नेगेटिव की वेवी होती है। म्यूरिन कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, 70 to 80% होता है क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ग्राम नेगेटिव में क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जो लाइपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, इसमें म्यूरिन कंटेंट 10 to 20% होता है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 4 रिंग होते हैं उनके बेसल बॉडी में। 4 रिंग का नाम क्या है, LPSM। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 2 रिंग होता है, S and M। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसमें 4 रिंग होता है, LPSM। SM तो होता ही है, इसके साथ साथ LP भी होता है। नेक्स्ट टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव में क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है इसीलिए ये ज्यादा पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ये लेस पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो ये मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ग्राम पॉजिटिव के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। वहीं पे ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, इकोलाई, ज़ैंथोमोनास एक्सेट्रा।
नाउ बैक्टीरिया का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है? सपोज दैट कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो होगा वो क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल के जो ऊपर वाला लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। एंड सेल वॉल के जो नीचे मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है? इन्वेजिनेट करके इन्वेजिनेशन बनाता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये काफी सारे होते हैं, मैं यहाँ सिर्फ एक ही बनाई हूँ। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीसोसोम। ये क्या है? मीसोसोम। सो मीसोसोम बेसिकली क्या है? मीसोसोम एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बना है, और ये इन्वेजिनेशन किधर होता है? इन्वेजिनेशन होता है साइटोप्लाज्म में। इन्वेजिनेशन क्या होता है? साइटोप्लाज्म में इन्वेजिनेशन होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये जो इन्वेजिनेशन होते हैं ना, ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। वेसिकल्स क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो वेसिकल्स होगा। ट्यूब्यूल्स क्या होगा? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो ये ट्यूब्यूल होगा। लैमेली क्या होगा? लैमेली कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा तो ये लैमेली स्ट्रक्चर बनाएगा। सो ये जो मीजोजोम है ना, इनका एक्सटेंशन ये 3 तरीके से होता है। वेसिकल्स के फॉर्म में भी होता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी होता है एंड लैमेली के फॉर्म में भी होता है। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मीजोजोम का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट आता है नीट के एग्जाम में। इसके आपको नीट में टोटल 5 फंक्शन दिया हुआ है मीजोजोम का, और ये 5 फंक्शन आपको एकदम बाय हार्ट कर लेना है। पहला फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन। पहला फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तीसरा रेस्पिरेशन। चौथा सिक्रीशन एंड पांचवा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट है। सो मीजोजोम का फंक्शन क्या है? मीजोजोम का 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, तीसरा रेस्पिरेशन, चौथा सिक्रीशन एंड पांचवा ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही क्या होते हैं? रेस्पिरेशन क्या होते हैं? रेस्पिरेशन के एंजाइमेटिक कंटेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ मीजोजोम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। नाउ क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर भी क्या है? मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। ये मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है और ये साइटोप्लाज्म में इन्वेजिनेशन बनता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रोमैटोफोर सब में नहीं होता है। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। सो क्रोमैटोफोर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और कलर किस चीज से आएगा? कलर आएगा पिगमेंट से। सो इसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। किसमें होगा? साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, एंड इट कंटेन्स पिगमेंट्स। सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर 3 पढ़ना है, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री। इन तीनों की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला है जो कि क्या है? मोटाइल स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला क्या है? मोटाइल स्ट्रक्चर है। पीली और फिम्ब्री का अदर रोल है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ये है। फ्लैजिला मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्रॉम देयर सेल वॉल। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया का बहुत सारे बैक्टीरिया अदर वेरिएशन शो करते हैं। किसी में ये जो फ्लैजिला होता है 1 इंच पे होता है, किसी में फ्लैजिला 2 इंच पे होता है, किसी में फ्लैजिला पूरे बॉडी पे होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एज वेल एज अरेंजमेंट बैक्टीरिया में फ्लैजिला का डिफरेंट पैटर्न होता है। फ्लैजिला की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं। पहला बेसल बॉडी। पहला पार्ट क्या है? बेसल बॉडी। पहला पार्ट क्या है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के
बीच में होता है और ये बेसिकली रिंग फॉर्म में होता है। 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे नीचे वाला रिंग होता है M, देन S, देन P, देन L। अगर इसको याद करना है तो ऑटर से इनसाइड की तरफ याद कर सकते हैं LPSM। बेसल बॉडी से जो पार्ट अटैच होता है उसको बोलते हैं हुक, एंड हुक से एक लॉन्ग फिलामेंटस एक्सटेंशन अटैच होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट किससे बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। हुक क्या है? बेसिकली फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। बेसल बॉडी इज बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ रिंग। फिलामेंट की बात करें तो ये लार्जेस्ट पोर्शन है फ्लैजला का। ये एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये हॉलो रिजिड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोटीन का बना होता है, उसको फ्लैजेलिन बोलते हैं। फिलामेंट और बेसल बॉडी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हुक करता है। और फ्लैजला जिसमें होगा बैक्टीरिया मोटाइल होगा, फ्लैजला जिसमें नहीं होगा बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा। पिली की बात करें तो ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है बट ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बनता है जिसको पिलीन बोलते हैं। ट्रू पिलाई की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव में होता है। मीजोसोम किस में होता है? ग्राम पॉजिटिव में। पिलाई किस में होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। और ये मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। मेटिंग प्रोसेस मतलब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल। और ये जो ट्रांसफर होता है वो पार्शियल ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है एंड बेसिकली इट इज प्रोसेस इन कंजुगेशन। कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। नाउ फिम्ब्री जो होते हैं स्मॉल ब्रेशियल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से स्प्रॉट होता है और इसका काम क्या है? ये बैक्टीरिया को रॉक से अटैच करने का काम करता है। स्ट्रीम्स में जो रॉक्स होते हैं उससे बैक्टीरिया को अटैच करने का काम करता है। दूसरा होस्ट टिश्यू से भी अटैच करने का काम करता है। सो सरफेस स्ट्रक्चर कितना पढ़ा हमने? बैक्टीरिया में 3 सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ा। पहला पढ़ा फ्लैजला जो कि मोटाइल होता है। दूसरा पढ़ा पिली जो नॉन मोटाइल होता है बट वो मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तीसरा पढ़ा फिम्ब्री जो कि ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं और ये होस्ट टिश्यू से एज वेल एज स्ट्रिम्स में रॉक्स से अटैचमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज द राइबोसोम। राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं और 70S 2 सब यूनिट से बने होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट इज 30S, लार्ज सब यूनिट इज 50S। इनकी साइज की बात करें तो 50 nm by 20 nm इनकी साइज होती है। इट इज प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, मतलब राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी बोलते हैं। लोकेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पे होता है। डिफरेंस क्या है? अब सवाल ये है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो राइबोसोम होते हैं ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नाउ अब सवाल ये है कि दोनों के दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। सो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा जो हमेशा सेल में होगा, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है तो वैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा जो साइटोप्लाज्म में होगा, सेल में होगा। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे राइबोसोम होगा वो उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा जो बाहर, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। और बहुत सारे राइबोसोम से सिंगल एक mRNA पे अटैच होते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। सपोज दैट कि ये mRNA है, ये क्या है? mRNA है। अब इस mRNA पे क्या अटैच होगा? राइबोसोम्स अटैच होंगे। एक ही mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स बोलते हैं। एंड ये जो राइबोसोम है पॉलीजोम पे ये क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज द इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज की बात करें
तो ये रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फूड मटेरियल स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। और ये भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, मीन्स इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये फ्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और एनसीईआरटी में आपके 3 एग्जाम्पल दिए हैं, पहला फॉस्फेट ग्रैन्यूल, दूसरा साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड तीसरा ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल। बट कुछ इंक्लूजन बॉडीज होते हैं उसमें सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। अब यहाँ पे नॉन यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, बट ये सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर के बने हुए नहीं होते हैं। ये 2 to 4 नैनोमीटर थिक होता है। और ये जो सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड इंक्लूजन बॉडीज हैं वो कौन से हैं, वो हैं बीटा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ग्रैन्यूल, सल्फर ग्रैन्यूल एंड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल की बात करें तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।